ने ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं होगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस देश को अंधेरी गुफा में ढकेल कर नहीं निकला, बल्कि वो जान रहा था, समझ रहा था कि धीरे धीरे देश एक अंधेरे में समा रहा है। यहां पर लाशें बिसती चली जा रही हैं, लोगों की मौत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसी रवानगी के साथ चुनावी रैलियों में वह कूदता चला गया, चकाचौंध परोसता चला गया। मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई तो उतना ही जोश और उसी हर्षोल्लास के साथ चुनाव प्रचार में उसने आपको लगा दिया। आज शोर थम चुका है, आज हंगामा थम चुका है, आज नारे नहीं है, आज नौटंकी नहीं है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को इस देश ने बीते 1.5 महीने के दौरान जिस तरीके से भोगा है, और अब जब चुनाव परिणाम आए तो क्या यह कोई कह सकता है कि अब तो आंखों पर से पट्टी उतार दीजिए? क्योंकि आज हम आपके सामने परत दर परत और पन्ने दर पन्ने उन परिस्थितियों को रखना चाहते हैं। क्या वाकई किसी देश का प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों की मौत को अनदेखा कर चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए उसकी कुलबुलाहट इस हद तक बढ़ जाए कि जैसे जैसे वो आगे बढ़े वैसे वैसे पीछे मौतों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उस दिशा में वह देखे ही नहीं। और जब मौत का सिलसिला एक प्रकाष्ठा पे पहुंच जाए, उस दिन वो कहे आज मैं नहीं जाऊंगा बंगाल की गलियों में, मैं यहीं से एलईडी के जरिए अपने संबोधन को करूंगा और 6 जिले की या कहें 6 विधानसभा की सीटों पर लगभग 100 से 200 एलईडी लगा दिए जाएं स्क्रीन, और दिल्ली से बैठकर इस बात का अंदेशा देश के प्रधानमंत्री दें कि हम कोलकाता को आने वाले वक्त में भविष्य का शहर बनाएंगे। यह कौन सी परिस्थिति है जब देश लगातार परिवार दर परिवार, समाज दर समाज और जिले और राज्यों के भीतर भी मौतें हो रही हैं। देश के गृह मंत्री को भी फिक्र नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को फिक्र नहीं, मुख्यमंत्रियों को फिक्र नहीं, और इस देश की सामाजिक संस्था और सांस्कृतिक संस्था खुद को कहने वाली आरएसएस भी बंगाल के जिले दर जिले अपने आप को झोंक चुकी है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो या उड़ीसा हो, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी जो बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, उनके कैडर हैं, उनको पूरे बंगाल में बिखरा दिया गया, जिससे एक हंगामा देश में मचता रहे कि बीजेपी जीत रही है, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, अमित शाह जीत रही हैं, इनकी तिकड़में जीत रही हैं, इनके नारे जीत रहे हैं, इन्हीं का धर्म जीत रहा है। एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर आजादी के बाद से इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी स्थिति को ना दिखलाया, ना देखा, ना भोगा, ना फिर इस त्रासदी में लोगों को ढकेला। तो हमें लगता है कि आज पन्ने दर पन्ने खोल लीजिए, क्योंकि इतनी बुरी हार के बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री अपनी आंख से पट्टी नहीं हटाते हैं, देश के गृह मंत्री अब काम करना शुरू नहीं करते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इशारे पर, निर्देश पर एक साथ चले जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, अपने अपने मंत्रालय में लौटकर इस देश की परिस्थितियों को बचाने में अब भी नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे? इस देश ने इस देश की ऐसी परिस्थिति देखी आज से नहीं, याद कीजिए नमस्ते ट्रंप से यह मामला शुरू हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव सामने थे, संसद चलती रही, कई सांसद पॉजिटिव होते चले गए, लेकिन जब मध्य प्रदेश चुनाव की परिस्थितियों से पल्ला झड़ गया तो उसके बाद ही संसद को संजाई किया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद बिहार इलेक्शन में 18 रैलियां प्रधानमंत्री की, जानते समझते हुए कि अब का मौका है कि आने वाले वक्त में कैसे खुद को सहेजा जाए। नहीं, बंगाल 5 राज्यों के साथ बंगाल की परिस्थिति को कुछ ऐसा उसकी चकाचौंध ने प्रधानमंत्री को लपेट लिया कि हमें लगता है कि आज आपको हर पन्ने खोलने चाहिए। प्रधानमंत्री अप्रैल के महीने में, अप्रैल का महीना हम खास तौर से इसलिए जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मार्च में भी उन्होंने चुनावी रैली की। मार्च की तारीख याद कीजिएगा तो 7 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च, इन जगहों पर प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचे थे रैली करने के लिए। लेकिन हम अप्रैल से आज शुरुआत करते हैं। जरा देखते चले जाइए कि देश के प्रधानमंत्री का क्या हाल है और देश के गृह मंत्री का क्या हाल है, इस देश की पूरी मिनिस्ट्री का क्या हाल है। क्योंकि 50 से ज्यादा रैली, रोड शो, घरों में भोजन करना, यह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में किया है। लेकिन प्रधानमंत्री की 2 अप्रैल की रैली
और देश में 714 लोगों की मौत 2 अप्रैल के दिन ही हुई। लेकिन प्रधानमंत्री यहां से उड़ान भरते हैं और चले जाते हैं बंगाल चुनावी रैली करने के लिए। उनके एक भी शिकन चेहरे पर उस रैली में भाषण देते हुए नहीं आती है। 3 अप्रैल दूसरी रैली करने प्रधानमंत्री निकलते हैं बंगाल। अगले ही दिन 513 लोगों की मौत 3 अप्रैल को होती है। 6 अप्रैल को निकलते हैं तीसरी रैली करने। अप्रैल के महीने में 630 लोगों की मौत होती है इस देश के भीतर में। 10 अप्रैल को निकलते हैं 839 लोगों की मौत होती है इस देश में कोविड पॉजिटिव होने के बाद उसी बीमारी से प्रभावित होकर। और ऐसा नहीं है कि यह बीमारी भारत में थी, हर कोई जानता है पूरी दुनिया में थी, हर कोई जानता है पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही थी, हर कोई जानता है हर देश का प्रधानमंत्री उससे 2-2 हाथ कर रहा था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा था। लेकिन यहां तो चुनावी रैली थी, आंखें बंद थी, कान बंद थे, लेकिन सिर्फ शब्द कहे जा रहे थे, वह भी सत्ता पाने के लिए। और क्या कुछ कहा गया यह भी दोहराने की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद 12 अप्रैल को फिर रैली करने निकले और उस दिन 879 लोगों की मौत इस देश में हुई। 17 अप्रैल को फिर रैली करने निकले और इस बार आंकड़ा 1500 को पार कर गया था। 1600 लोगों की मौत 17 अप्रैल को होती है। कोई चेतना नहीं, कोई फिक्र नहीं। और ध्यान दीजिए, उसके बाद जब यह तय करते हैं कि हम 23 अप्रैल को नहीं जाएंगे लेकिन वर्चुअल रैली करेंगे। वर्चुअल रैली यानी वहां पर कोलकाता, बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी वर्धमान का इलाका, इन जगहों पर 200 जगह पर एलईडी स्क्रीन लगा दी जाती है जिसमें प्रधानमंत्री पीएमओ से बैठकर या फिर अपने निवास से बैठकर भाषण दे और वहां के लोग सुने कि सत्ता चाहिए हमें और हम कोलकाता को भविष्य का शहर बनाएंगे। सिटी ऑफ फ्यूचर ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस देश के फ्यूचर को लेकर फिक्र नहीं थी। और उस दिन 23 अप्रैल के दिन इस देश में 2624 लोगों की मौत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस दिशा में नहीं देखा। हमें लगता है कि जिस राज्य के भीतर ये चुनाव हो रहे थे वहां के भी अगर आंकड़े इन रैलियों के साथ जोड़ते चले तो 2 अप्रैल को बंगाल में 4 लोग मरते हैं, 3 अप्रैल को 5 लोग मरते हैं, 6 अप्रैल को 7 लोग मरते हैं, 10 अप्रैल को 12 लोग मरते हैं, 12 अप्रैल को 14 लोग मरते हैं, 17 अप्रैल को 34 लोग मरते हैं। और जिस दिन एलईडी स्क्रीन पर भाषण दिया जा रहा था वर्चुअल रैली 23 अप्रैल को, उस दिन 59 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में कोविड से ही होती है। लेकिन कोई फिक्र नहीं है ये कैसी परिस्थितियों के साथ हैं, ये जानते समझते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली और उसके ठीक समानांतर इस देश को देखने वाले देश के गृह मंत्री भी लगभग 50 से ज्यादा रैली, रोड शो, घर में जाकर भोजन करना और अपनत्वता को दिखलाना, ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी परिस्थितियों के बीच में इन्हें संभाले कौन? कहते हैं कि आरएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पेरेंट का मतलब होता है जो मां बाप होते हैं, उस दृष्टि से देखिए। और उन्हीं में से निकले हुए ये नेता हैं। उस आरएसएस के डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलकुलेशन किया गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बड़ी तादाद में कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। वो वहां पर जमीन बिछा रहे थे, काम कर रहे थे। उन्हीं का इशारा था कि ध्रुवीकरण हो गया है, यानी हिंदू और मुस्लिम में एक मोटी लकीर खिंच चुकी है। लेकिन सच क्या है जब परिणाम आए? सच यह है कि बीजेपी को हिंदू वोट भी 50% से ज्यादा नहीं मिल पाए, क्योंकि उनका जो वोट का आंकड़ा है वह 37.8% है बीजेपी के पास। यानी हम मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी को मुस्लिम के वोट नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगभग 10 से 11% ज्यादा है, यानी 48.6%। अगर मुस्लिमों के वोट भी मिले तो हिंदुओं के भी वोट मिले, दलितों के भी वोट मिले, क्योंकि 11% का अंतर जो है यह इससे पहले बीजेपी के साथ बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं था। यानी 2019 के लोकसभा में भी इस देश के प्रधानमंत्री को चुनते वक्त लोगों की आस्था थी कि इस देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। लेकिन यह कहां किसी को पता था कि देश का प्रधानमंत्री देश को ही अंधेरी गुफा में ढकेलकर निकल चुका है और राज्य दर राज्य चुनाव प्रचार कर रहा है और बंगाल को रौंदते चला जा रहा है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस धर्म के नारों को राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी देखी नहीं गई थी। लेकिन यह सब कुछ हुआ, इसी दौर में हुआ।
और यह देखिए दूसरी तरफ बंगाल की जनता, जिसने ममता बनर्जी को पिछली बार यानी 2016 में जितने वोट दिए थे उससे ज्यादा वोट दे दिए, उससे ज्यादा सीटें भी दे दी। तो इसके मतलब क्या है कि क्या लोग धीरे धीरे समझ गए हैं, या इस बार बंगाल समझ गया, या बंगाल हमेशा से समझता था और 2019 में वह प्रधानमंत्री को चुन रहा था, 2014 में भी चुन रहा था। तो यह देश इस आस और उम्मीद से चुनता है कि हमने तो प्रधानमंत्री चुना है देश के लिए, ऐसे चुनाव के लिए नहीं चुना है जो कभी नगर पालिका के चुनाव में नजर आए, कभी पंचायत चुनाव में नजर आए, कभी विधानसभा चुनाव में अपने चेहरे को दिखाता हुआ नजर आए। ऐसी परिस्थिति तो इस देश में किसी प्रधानमंत्री की नहीं थी। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस डिस्ट्रिक्ट वाइज मौजूद थी। जो प्रोफेशनल्स और बीजेपी सिंपैथाइजर्स हैं उनकी तादाद लगभग 1200 से 1500 जो बिखरे हुए थे, और एक लिहाज से उनको निर्देश था जाइए मदद कीजिए, चुनाव जीतना है इस बार, क्योंकि आरएसएस कह रही है कि हमने वो जमीन तैयार कर दी, अब सिर्फ आपको बिगुल बजाना है और प्रधानमंत्री को वहां आ जाना है। अगर प्रधानमंत्री शब्द नरेंद्र मोदी जी के साथ ना जुड़ा हो तो बताइए कितनी रैली में कितने लोग आएंगे। और ये जो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, क्या कोई दिखाएगा? अगर सिर्फ नाम के साथ चलिए, कैसी स्थिति है इस देश के प्रधानमंत्री की परिस्थितियों में? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स 18 थे जो अलग अलग जगहों पर लगातार मदद कर रहे थे। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था, सिर्फ पीएमओ के एक अधिकारी की मौजूदगी रायबरेली में नजर आई थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था उस कानून के तहत जिसमें रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मातहत कहा गया था कि यह कैसे हो गया जब आप चुनाव है और आप मदद ले रहे हैं अधिकारी की। यहां तो 18 ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली से चलकर बंगाल में चुनाव प्रचार की पूरी स्ट्रेटजी को बना रहे थे। कैमरे को देखने से लेकर भीड़ को मोबिलाइज करना, साउंड सिस्टम देखना, और उसके जरिए आने वाले वक्त में उस स्ट्रेटजी को हर उस जगह पर बनाते चले जाना जहां पर प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। नौकरशाहों की टीम 16 थी जो यहां से गई थी और जो चीजों को देख रही थी। कैबिनेट मिनिस्टर 18 थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज आरएसएस के लोगों की जो मौजूदगी थी, वो कहा जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1200 से 1600 के बीच में आरएसएस का कैडर लगातार रेंग रहा था। सिंपैथाइजर और आईटी सेल के लोग जो थे वो तकरीबन 1500 लोग थे जो साथ में काम कर रहे थे। इसके अलावे 10,000 के लगभग बीजेपी का कैडर जो झारखंड से निकला, बिहार से निकला, उड़ीसा से निकला या निकाला गया। एक लिहाज से उनको वो नौकरी दी गई थी, कितने दिन आप प्रचार करेंगे तो आप ये नजर आना चाहिए कि बंगाल की गलियों में और वहां की सड़कों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही गूंज है। एक ऐसा माहौल बना दीजिए जिसमें लगे चुनाव की जरूरत नहीं है, बीजेपी तो चुनाव जीत चुकी है। ऐसी परिस्थितियां इस देश में बनाई गई किसकी एवज में? इस देश की महामारी में मरते हुए लोगों की तरफ आंख मूंदने की परिस्थितियों के बीच में। इसका मतलब यह है कि अगर नमस्ते ट्रंप के बाद इस देश में चुनाव होते, इस देश में अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री को जरा भी एहसास होता कि उन्हें अपने निजी लाभ इतना सत्ता के लिए हो जाएगा, तो इस देश में लॉकडाउन भी नहीं लगता, इस देश के भीतर में कोई पैकेज भी नहीं आता जैसे अभी नहीं आया है, इस देश के भीतर में वो कुछ भी नहीं होता जो उस पीरियड में, क्योंकि उस पीरियड में जो मरीजों की तादाद थी, जो प्रभावितों की तादाद थी, वो सारी चीजें तो अप्रैल के पहले दिन से ही ध्वस्त हो गई थी। क्योंकि हमें लगता है उस आंकड़े को भी आज आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको मौत का आंकड़ा दे रहे थे तो सोचिए इसी चुनाव के वक्त में जो आखिरी दिन चुनाव प्रचार का दिन था वो 27 अप्रैल थी। उस दिन भारत के भीतर में 3,293 लोगों की मौत हुई और देश के गृहमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कल्पना के परे है ये। कोई फिक्र नहीं इस देश को लेकर, इस देश को अपनी सत्ता और अपनी गद्दी को लेकर फिक्र है। क्योंकि एक के बाद एक देखिएगा तो अगर 2 तारीख से चुनाव प्रचार, 714 लोगों की मौत इस देश में, उसके बाद अगर आप निकल कर आएंगे कि 17 अप्रैल को वो आखिरी बार चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, वहां पर 1,500 की मौत लगभग दुगनी हो गई थी। उसके बाद जब वर्चुअल रैली कर रहे थे तो 2,624 लोगों की मौत, और आखिरी जो प्रचार का दिन था उस दिन 3,293 लोगों की मौत। लेकिन पॉजिटिव केसेस में जब जाइएगा, इस देश में जब 50,000 केस हुए थे तो देश कांपने लगा था, इतने प्रभावित हो रहे हैं। और उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति, दुनिया भर की स्थिति, प्रधानमंत्री का 8 बजे भाषण, ये सब कोई देश ने सुना है। लेकिन दोबारा लौटिए और समझने की कोशिश कीजिए। 2 अप्रैल को इस देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या थी 65,904।
यह एक दिन का आंकड़ा है। 3 अप्रैल को जब रैली प्रधानमंत्री करने निकले थे तो यह आंकड़ा बढ़कर 72,973 हो गया था। तीसरी रैली जब 6 अप्रैल को करने निकले थे तो 93,141 लोग प्रभावित हुए थे। 10 अप्रैल को जब निकले तो 1,25,014 लोग प्रभावित हो चुके थे। 12 को निकले तो 1,43,108 लोग प्रभावित हो गए। यह एक दिन का आंकड़ा है जो प्रभावितों की संख्या में आपका जिक्र कर रहे हैं। 17 अप्रैल जब वो आखिरी रैली जो बंगाल उड़ान भर कर की थी उस दिन 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुका था। 2,03,508 लोग कोविड से प्रभावित थे, लेकिन बेफिक्री थी, आंखों पे पट्टी थी, कान में बंद थे और चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए थे पश्चिम बंगाल की गलियों में रैली करने के लिए। और जब 23 तारीख को वह एलईडी स्क्रीन के जरिए संबोधित वर्चुअल रैली को कर रहे थे तो भी सोचिए 3 लाख का आंकड़ा छूने को था। 2,97,731 लोग इस देश में कोविड महामारी से प्रभावित थे, लेकिन कोई फिक्र नहीं थी किसी तरह की। कोई स्थितियां, कुछ मीटिंगों का दौर था। ऑक्सीजन की मारामारी इस देश के भीतर में तब तक शुरू हो चली थी। अस्पतालों के गलियारों में, सड़कों पर, पटरियों में दिल्ली में लोगों को मरते हुए हर कोई देख रहा था। मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन की परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं। ये सारी परिस्थितियों को हर कोई देख रहा था, लेकिन यहां तो चुनाव था। और इस चुनाव की परिस्थितियों में होते होते स्थिति ऐसी आ गई कि लास्ट आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी 29 अप्रैल को, उस दिन 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर गया। 3,56,368 लोग प्रभावित हो गए। अब आप कल्पना कीजिए कि हम किस चुनाव का जिक्र आपसे करें, और उस चुनाव को लेकर जिसमें इस देश को ही एक लिहाज से मौत के मुंह में ढकेल दिया गया और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा बनाने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मरीजों के इलाज की क्यों जरूरत है, प्रांत दर प्रांत अगर ऐसी मुसीबत है, यह दूर की बात नहीं है। यह सब कुछ दिल्ली में नाक के नीचे हो रहा था। दिल्ली के भीतर में लगभग 55 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पीएमओ के दायरे में अगर आप घेरेंगे तो 10 किलोमीटर के रेंज में आ जाते हैं। 55 हॉस्पिटल। उन 55 हॉस्पिटल में से 42 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी। मरीज अस्पताल के भीतर भी मर रहे थे, बाहर भी मर रहे थे। दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों की परिस्थिति नाजुक होती जा रही थी। इसका मतलब क्या है? चुनाव जीतने के लिए सब कुछ लगा देना ताकत यह है, या फिर इस देश को एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देना जहां पर इस देश को यह महसूस हो कि हम चुनाव अगर जीत जाएंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएगी। इस देश में किसान निकला चुनाव प्रचार के लिए, अपनी जान हथेली पर रखकर दिल्ली के बॉर्डर से निकलकर बंगाल की गलियों में चला गया लोगों को बताने के लिए कि वो कौन सी परिस्थिति है जिसने उनको आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया, क्योंकि आने वाले वक्त में वो उनको भीख मांगना पड़ जाएगा। इस देश में खेती नहीं कर पाएंगे। वो जगह जगह लोगों को समझाते रहे, तमाम जगहों पर बताते रहे। इस देश के भीतर में चुनावी जीत को परखना है तो केरल को परखिए। वामपंथी जीते हैं जो काम कोविड महामारी से लड़ने को लेकर वहां पर किया गया, उसकी तारीफ जो है दुनिया भर में हुई। पता नहीं यह भी नहीं पच पाया और कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को, जिसके सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी छवि धूमिल की जा रही है। यह एक अद्भुत नजारा है। क्या वाकई इस देश के कब्रिस्तानों में लाइन नहीं लगी हुई थी मौतों की? लोग भटक नहीं रहे थे, आंख में आंसू तक निकाल पाने की स्थिति में नहीं थे क्या? क्या इन सबसे आंखें मूंद ली जाएं वाकई, और इस बात का जिक्र किया जाए कौन कहां जीता, कैसे जीता, किस रूप में जीता? तो बंगाल में तो आप बुरी तरह हार गए और उस ममता बनर्जी को वहां की जनता ने जिता दिया, जिसको आपने गुंडा भी कहा, लोफर भी कहा, तुतलेबाज, जो शब्द आपके पास थे, जो भी डिक्शनरी बनाई गई थी आपके विशेषज्ञों के द्वारा, सारी बातें आपने जिक्र किया। लेकिन आप चुनाव हार गए। तो अब जिम्मेदारी कौन लेगा? इस दौर में देश ने जिन हालातों को भोगा, कौन लेगा जिम्मेदारी इस बात की? और यह कैसे संभव है कि इस देश में 700 से 900 कंपनियां पश्चिम बंगाल के हर चुनाव को फेयर एंड फेयर, फ्री एंड फेयर कराने के लिए लगी रही? इस देश के इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए 42 अधिकारी जो दिल्ली के इलेक्शन कमीशन को पल पल की खबर दे रहे थे,
और वहां से खबर निकलकर सरकार के पास जाती थी। यह काम खुले तौर पर हो रहा था। गवर्नर हाउस बीजेपी का पॉलिटिकल अड्डा था। गवर्नर हाउस में नेताओं की आवाजाही जो होती थी वह भी हो रही थी। इस देश में क्या जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट्रीज को निकालकर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। इतना ही नहीं, एक मिनिस्टर भी है उसमें, बाबुल सुप्रियो, उसको भी भेज दिया गया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि कम से कम एक सीट तो आप जीत लेंगे। क्योंकि लोकसभा जब जीत सकते हैं तो उस लोकसभा के अंदर में लगभग 7 से 8 विधानसभा की सीट आती है। आप एक सीट जीतेंगे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखिए, उस एक सीट से भी हरा दिया गया। स्वपन दास गुप्ता अच्छे पत्रकार रहे, लेकिन क्या स्थिति आ गई, राज्यसभा पहुंचे और वहां से उनको फिर उठाकर विधानसभा का चुनाव, वह भी चुनाव हार गए। इस देश में ना संसद का महत्व है, ना विधानसभा का महत्व है, ना नेताओं का महत्व है, ना चुने हुए नुमाइंदों का महत्व है, ना कैबिनेट मिनिस्टर का महत्व है। महत्व सिर्फ एक व्यक्ति का है, और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसी स्थिति क्या वाकई आपने 1952 में इलेक्शन के बाद, जब नेहरू पहले प्रधानमंत्री के तौर पर थे, अगर उसको पलट लीजिए और 1947 में भी चले जाइए, जब इस देश में नेशनल गवर्नमेंट बनी थी, हर जगह के नुमाइंदे थे, हर का एक अपना महत्व था, हर अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, अपने अपने तरीके से काम करने में माहिर थे। बाबा साहब अंबेडकर भी उस कैबिनेट में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस कैबिनेट में मौजूद थे, हर कोई उस कैबिनेट में मौजूद, सरदार पटेल भी उस कैबिनेट में मौजूद थे। लेकिन देश के चलाने के लिए इस देश की मंत्रिमंडल के लोगों को अगर मोहल्ले में चुनाव प्रचार में झोंक दिया जाए और कहा जाए तुम्हारी उपयोगिता यही है, सांसद को उठाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए, मंत्री को कहा जाए तुम छोड़ो इसको, इन परिस्थितियों से यह देश इससे पहले क्या कभी जूझा है? कभी नहीं। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आखिर में हमें लगता है ये कहते हुए किसी को भी शर्म आ जाएगी कि आज जब सब कुछ थम चुका है, सारी परिस्थितियों को लेकर हो सकता है अपना अपना आत्मलोकन हर कोई करे, लेकिन यकीन जानिए ये देश सत्ता की ऐसी मदहोशी में खोया हुआ है, वो आत्मलोकन कर रहा है चुनाव क्यों हारे।